वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तमिल फिल्म यानी कि अन्नाथे के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे सुपरस्टार रजनीकांत, नयनतारा, कीर्ति सुरेश, जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी। तो ये फिल्म जो है एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको कुछ लोगों के द्वारा एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर का भी टैग दिया जा रहा है। तो ये फिल्म जो है करीब करीब 2 घंटे 45 मिनट के रन टाइम के साथ आती है, जिसको पूरा बैठकर थिएटर के अंदर देख पाना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम साबित हुआ है। सच बता रहा हूं, मुश्किल, बहुत मुश्किल साबित हुआ है। आखिरी की जो 20 मिनट थे ना, मैं अपना मोबाइल ही देख रहा था कि कब ये फिल्म खत्म हो और कब मैं उठकर बाहर निकलूं। मतलब 20 मिनट, आखिरी के 20-25 मिनट को जिस तरह से खींचा है, अटर प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल अननेसेसरी। जगपति बाबू का रोल होना ही नहीं चाहिए था इस फिल्म के अंदर, उस कैरेक्टर को लाना ही नहीं चाहिए था। उसको लाके कहानी को और क्लाइमैक्स को जो खींचा है ना, वो सही में, मतलब आप कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, मतलब वो आप बोलोगे ही कि उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। पर फिल्म को देखने के बाद एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सुपरस्टार रजनीकांत को सल्यूट करना चाहिए कि इस उम्र के अंदर भी वो इस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब उनकी फिल्म के अंदर जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो एनर्जी आपको देखने को मिलती है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, एक सीन को भी देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति की इतनी उम्र हो चुकी है, इनकी सेहत अक्सर खराब रहती है। कहीं से भी एक सीन में भी आपको उस चीज का एहसास नहीं होगा, और ये केवल रजनीकांत सर ही कर सकते हैं। मतलब सल्यूट करना चाहिए, एक इंस्पिरेशन है रजनीकांत सर की इस उम्र में इस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कहना चाहूंगा कि उनको भी पता है कि उनके जो फैंस हैं वो पर्दे पर सुपरस्टार रजनीकांत को देखने आते हैं, तो इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करते हैं, जो कि साफ साफ पर्दे पर नजर आता है। कहना चाहूंगा उनके लिए दिल में रिस्पेक्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अब आइए बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैंने कहा था कि डायरेक्टर शिवा कहीं ना कहीं अपनी ही पुरानी कुछ फिल्मों को यहां पे रिपीट करने जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 2019 में रिलीज हुई फिल्म विश्वासम से, जहां पर उस नोट पर यह फिल्म स्टार्ट लेती है, और उसके बाद उसका जो स्क्रीन प्ले है कुछ कुछ 90s और अर्ली 20s की फिल्मों की तरह आपको नजर आता है। उसके बाद कहानी में बीच बीच में थोड़ा सा मेलोड्रामा देखने को मिलता है, और बाद में क्लाइमैक्स देखने को मिलता है जो लगभग लगभग आपको वेदलम फिल्म की याद दिला देगा। तो कुल मिला के फिल्म की कहानी के अंदर कुछ भी नया आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। फिल्म को देखते वक्त ऐसा ही लग रहा था कि मेकर्स और डायरेक्टर ने यहां पर सुपरस्टार रजनीकांत के स्टारडम के और यहां पे डी मान के म्यूजिक के दम पर इस फिल्म को पर्दे पर उतार दिया है। जहां पर ये जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला था शिवा का, कहीं ना कहीं भले ही इस फॉर्मूला के साथ उन्होंने कुछ हिट फिल्में दी हो, पर अपने ही फॉर्मूला को यहां पर जो एग्जीक्यूट करने में वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। देखो, मेरी ओपिनियन में अगर मैं बताऊं तो मैं शिवा की पिछली कुछ फिल्मों को ऐसा कोई मुझे बहुत बुरा नहीं लगा था। वेदलम आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्मों में से एक है, या फिर कमर्शियल फिल्मों की बात करें, आज भी टीवी पर आती है तो आज भी मैं देखता ही हूं, मुझे वो फिल्म पसंद ही है, बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर विश्वासम की बात करें तो वो फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म है, पर फिर भी कहूंगा कि उसका जो क्लाइमैक्स था, उसके अंदर जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करने में, जैसे भी क्रिएट किए गए हो, बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, जैसे भी क्रिएट किए गए हो, पर वहां पर जो एक इमोशन है वो उभर के सामने निकलते हैं। आपके अंदर भी वो इमोशंस जो है क्रिएट होने में कामयाब रहते हैं। तो फिल्म के अंदर जैसे इसकी शुरुआत होती है, मैं पूरी चीजों को, हर एक चीज से उम्मीदें जो थी मैं छोड़ चुका था। बस एक उम्मीद थी कि फिल्म कहीं ना कहीं भले ही ओवर द टॉप ड्रामा क्यों ना जाए, पर इमोशंस जो है क्रिएट कर जाए, उतना ही एक मेरे लिए कह सकते हैं कि सेटिस्फाइंग चीज साबित होगी। पर ऑनेस्टली कहूं, पूरी फिल्म के अंदर एक सीन भी ढंग का ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक कहें कि फील गुड वाले जो इमोशंस है, या फिर कहीं पे दुख वाले इमोशन है, खुशी वाले इमोशन है, कुछ भी, एक भी इमोशंस जो है वो यहां पे काम नहीं करते हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को मैंने जैसे जैसे करके देखा, मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल कहीं पर भी काम नहीं करती है, और कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि सीरियल वाली फील आ रही थी। सच बता रहा हूं, बिल्कुल कहीं पे बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, मेरे को जैसी फील आ रही थी मैं वैसा ही आपको बता रहा हूं। इसके अलावा यहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर कहूंगा कि एक दो एक्शन सीक्वेंस हैं ऐसे, जहां पर जैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक, जो असली वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जो पहले मोशन पोस्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रेसिव साबित हुआ था, उस एक्शन सीक्वेंस को थोड़ा सा एलिवेट करता है, तो वहां से एक्शन सीक्वेंस के अंदर थोड़ा सा मजा जो है वो आने लगता है। तो फर्स्ट हाफ कहूंगा कि ठीक ठाक एक फर्स्ट हाफ साबित होता है, पर उसके बाद जो सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है ना, ऑनेस्टली एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं फिल्म देखते देखते मुझे नींद ना आ जाए, सच बता रहा हूं। पर उसके बाद मुझे पता चला कि नींद तो आ ही नहीं सकती है, मुझे तो क्या, किसी को भी इस फिल्म को देखते वक्त नींद आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना लाउड, इतना एक्स्ट्रा लाउड है कि पूछो ही मत। देखो, एक कमर्शियल फिल्म के अंदर एक्शन सीक्वेंस जहां पे फाइट सीन आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर लाउड, एक्स्ट्रा लाउड
या फिर कितना भी लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक दो, सुनने में देखने में मजा आता है, सीन्स को एलिवेट करता है। पर अगर आप फिल्म के अंदर कहीं पर भी जहां पर मन हुआ वहां पर एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक को आप ऐड कर रहे हो और सोच रहे हो कि इसे सुनकर कहीं ना कहीं ऑडियंस रो देगी, तो ये जो चीज है सही में इस फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होती है। कहना चाहूंगा कि इतनी बार आपको एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी फिल्म के अंदर सुनने को मिलता है कि आप उसे गिन भी नहीं पाओगे, इतनी बार, मतलब इतनी बार, और इतना लाउड था इसका इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक की जीरो इंपैक्ट, कहीं पर भी इंपैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रजनीकांत इस पूरी फिल्म के अंदर एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो अपने दम पर पूरी फिल्म को खींचते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन आज भी वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था। देखने में मजा आता है, पर कह सकते हैं कि अगर उसे ही देखना है तो हम उनकी कुछ पुरानी फिल्मों को भी देख सकते हैं। एटलीस्ट उसके अंदर कुछ एक अच्छी सी स्टोरी या फिर कुछ नया तो हमें देखने को मिल जाएगा। कीर्ति सुरेश का काम, मैं कहना चाहूंगा कि उनका काम फिल्म के अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब अगर उनके डायलॉग डिलीवरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ के अंदर उनके जुबान से सिर्फ 2 या 3 लाइंस निकलती हैं कि भैया जो बोलेंगे वो सही है, भैया जी का जो डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होगा। तो ऐसे कुछ 2-3 कह सकते हैं कि आउटडेटेड डायलॉग जो है उनकी जुबान से सुनने को मिलते हैं। बाद में सेकंड हाफ के अंदर उन्होंने रोते रोते अगर 1-2 लाइन बोल दी हो तो मुझे याद नहीं। नयनतारा का काम इस फिल्म में कुछ खास है नहीं। सूरी आपको इस फिल्म में नजर आते हैं, जहां पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से संतानाम एक समय में आपको हंसाने में कामयाब होते थे, पर आज के टाइम में वो उस लेवल की कॉमेडी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से सूरी का भी एक टाइम था, वो अपने एक टाइम पे अच्छी खासी कॉमेडी क्रिएट करते थे, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी वो हिट करती थी और हमें हंसी आ जाती थी। पर इस फिल्म में और आज के टाइम में अगर मेरे हिसाब से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर है जिसकी कॉमिक टाइमिंग जो है परफेक्टली हिट करती है तो वो एकमात्र योगी बाबू हैं। उनके अलावा अभी इस टाइम में तो कोई उस लेवल की कॉमेडी क्रिएट नहीं कर पाता है। और कहना चाहूंगा कि सूरी का जो कॉमिक टाइमिंग है वो आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। और इन सभी चीजों को साइड में रखो, पूरी फिल्म जैसी भी हो, जिसको जैसी भी लगे, सबसे बड़ा सवाल इस फिल्म का यही है कि फिल्म के अंदर जगपति बाबू का कैरेक्टर क्यों है। मतलब क्यों है, मतलब मुझे पूरी फिल्म के अंदर समझ नहीं आया कि क्यों उस कैरेक्टर को लिखा गया, क्यों उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कहीं पर मतलब रजिस्टर करवा लिया गया है कि कोई फैमिली ड्रामा कमर्शियल फिल्म बनेगी, उसके अंदर विलन होगा, भले ही उसके अंदर ऑलरेडी 2 नेगेटिव रोल्स हमें देखने को मिल रहे हो, पर उसके अंदर जगपति बाबू होना ही चाहिए। तो यहां पे जगपति बाबू को ले आया गया है। और ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर से जगपति बाबू का कैरेक्टर अगर हटा दिया जाता ना तो आराम से 20-25 मिनट जो थे इस फिल्म के कम किए जा सकते थे। इसके अलावा बात करें फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का म्यूजिक अच्छा है। कुछ जगहों पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है काफी दमदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से कुछ मास वाले सीन्स जो है वो थोड़े बहुत एलिवेट होने में कामयाब रहते हैं। अदरवाइज फिल्म की लेजी राइटिंग, खिंचा हुआ स्क्रीन प्ले और बहुत ही खराब वीएफएक्स काफी है इस फिल्म को स्किप करने के लिए। तो ओवरऑल कहा जाए तो अन्नाथे अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत सर के बहुत बहुत या फिर बहुत ज्यादा ही बड़े वाले फैन हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ अपशब्द लिखते हुए इस फिल्म को जाकर थिएटर्स में देख सकते हो। अदरवाइज ओटीटी या फिर यूट्यूब पर उनकी कुछ पुरानी फिल्में पड़ी हैं, उन्हें ही देख लो, एटलीस्ट उनके अंदर आपको कुछ अच्छा स्टोरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आज नेटफ्लिक्स पर यहाँ पे डॉक्टर आ रही है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, घर बैठ के देख लो, बाकी आपकी मर्जी। ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।